हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स देखो विथ मी वेद प्रकाश तिवारी। तो चलिए अपने अगले पार्ट में हम लोग आते हैं, वेक्टर पार्ट 2। मैंने वेक्टर के पहले पार्ट में आपको वेक्टर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस, वेक्टर के नोटेशंस आपको बताए थे, और उसी में मैंने आपको वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, डायरेक्शन निकालना, और डायरेक्शन को साइन मैंने लास्ट आर्टिकल्स में बताया था कि ये सब कैसे कर सकते हैं। तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब मैं इस पार्ट में आपके सामने लेकर आया हूं सम, दो वेक्टरों को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, यानी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना। ठीक है, अभी आप जान जाएंगे कि सम और डिफरेंस में क्या चेंज है। एग्जैक्टली डिफरेंस का कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं होता, वेक्टर्स को रिवर्स करके ऐड करने पर ही डिफरेंस मिलता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ टू वेक्टर्स, या इसी को हम कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स, सम एंड डिफरेंस बोथ हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, अब दो वेक्टर को सम करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनको हम बोलते हैं, कुछ दो लॉ हैं, दोनों लगभग एक ही फॉर्मेट पे हैं, बट मोस्ट पॉपुलर इज फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन का लॉ नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। अभी सब्ट्रैक्शन करना भी मैं इसी से ही बताऊंगा, एडिशन के लॉ से ही। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या बताता है, सुनिएगा ध्यान से। ट्रायंगल, जैसे हम समझे कहीं ना कोई ट्रायंगल आना है, ये मान लो ये ट्रायंगल आ गया, मैंने ट्रायंगल बता दिया पी एम एन, कोई ट्रायंगल बनाया। तो इस ट्रायंगल पे अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई भी दो वेक्टर आपके ऐसे दिए हुए, ये एक वेक्टर ए दिया है, पी पे उसका टेल था, और ऐसे एम पे उसका हेड हो गया, एक वेक्टर। फिर इसी का सक्सेसिव साइड, ये यहां पे कोई एक वेक्टर भी बना दिया हमने, ये आपके पास ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। तो अगर ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के सक्सेसिव साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का हमारा मतलब यहाँ रिजल्टेंट का दोनों मीन्स हो जाता है, सम भी होता है और डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या, इनका रिजल्टेंट थर्ड साइड से दिया जाएगा ऐसे। लेकिन ध्यान देखिएगा, इसमें एक स्टेटमेंट में वर्ड ऐड करूंगा, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन बाय टू सक्सेसिव साइड्स, एक के बाद एक लगी हुई साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब ये ऐसे गया, ये ऐसे रोटेट करेगा, सेम ऑर्डर, ये ए और बी हो गए। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज नॉट गिवन बाय दिस साइड, नो, इन अपोजिट ऑर्डर इस टाइप से रिजल्टेंट दिया जाता है। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सक्सेसिव sides of a triangle in same order, same order समझ रहे हैं, ये ऐसे गया और ऐसे गया, बट रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में ऐसे नहीं आना है, रिजल्टेंट अपोजिट आना है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, then their resultant is given by third side of a triangle in opposite order। ठीक है, तो अगर if two vectors are represented by two successive sides of a triangle in same order, then their resultant is given by the third side of triangle in opposite order। ये इनका रिजल्टेंट दिया जाएगा, यानी कि इसको रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
और ये आप पास होगा सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो यहां पे आप ये कह सकते हो पीएम वेक्टर जो है वही ए वेक्टर है, एमएन वेक्टर जो है दैट इज द बी वेक्टर। तो आपके पास पीएन वेक्टर जो है दैट इज द आर वेक्टर एंड दिस इज सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये अपना एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए। भाई मान लो एक फोर्स 5 न्यूटन का है, मान लो ये 5 न्यूटन का था, ये 3 न्यूटन का है, कोई एक डिफरेंट एंगल है, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा। ट्रायंगल साइड हमें मेजर करने पर इसको रिजल्टेंट निकालने का हम तरीका देखते हैं। तो इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमें क्या क्या नोन होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो हमें क्या क्या नोन होना चाहिए। तो नोन चीजें हमारे पास होनी चाहिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी डायरेक्शन सही पता हो। अगर ये ना पता हो तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दो, इनका थीटा दे दो, तो हम ये भी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहले एंगल निकालना है। ये आप पास ए वेक्टर बना है, ये आप पास मान लो बी वेक्टर बना है। अगर आपसे कहा जाए कि इनके बीच का एंगल क्या है, तो एक लाइन को आगे बढ़ाएं, एंटी क्लॉकवाइज से बी के हेड तक जाए, ये एंगल थीटा का, ये ए और बी के बीच का एंगल कहलाता है। ये वेक्टर बना हुआ है और ये बी वेक्टर बना है, तो आप इस बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल इनके ए और बी के बीच का एंगल कहलाएगा। अगर मैं बी और ए के बीच का एंगल पूछूं तो बी के हेड से ऐसे घूमते घूमते ए के हेड तक लाना है, एक लाइन तक, तो ये 360 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर मैं बात करूं तो अगर एस पर डायग्राम थीटा है तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर में बात करूं तो बी से ए तक रिवर्स घूमते हुए आएंगे तो 360 माइनस थीटा होगा, एंटी क्लॉकवाइज से आपको घूमना होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दो वेक्टर से बीच का एंगल ऐसे मिल जाता है। तो चलिए हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लो आपको गिवन है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। ए कुछ होगा 5 यूनिट 10 यूनिट, तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी मान करके कॉपी में आ जाए अपना लिख लेंगे, 1 यूनिट इसको टू 1 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इसको 1 न्यूटन, ऐसा कुछ मान लेंगे। तो मान लीजिए हमने ये ए वेक्टर बना दिया, ये ऐसे पी पॉइंट एम पॉइंट। ठीक है, ये ए वेक्टर बना दिया, तो पीएम लेंथ जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कहलाएगी। ठीक है, फिर मैंने इसकी डायरेक्शन को आगे बढ़ाया ऐसे, फिर मैंने यहाँ एक थीटा एंगल इनके बीच एंगल दिया था, मैंने ये एक लाइन बना दी थी, ये एंगल थीटा। ठीक है, अब बी वेक्टर कुछ मैग्नीट्यूड दिया था, 2 यूनिट 5 यूनिट कुछ भी था, मैंने कट कर लिया, मान लो यहाँ पे ऐसे आया, ये आपका इतना बी वेक्टर आ गया, ये एंगल थीटा पे था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज से। इस पॉइंट को मैंने एन मान लिया, तो एम एन लेंथ जो होगी वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का एरो है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो ये आपके सामने आया, लिखे दिया ध्यान से, ये यहां एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, तो ये आर वेक्टर कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी वेक्टर, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, और हमें इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कोई पॉइंट ओ सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू आल्सो ए वेक्टर। ये नल भी हो सकता है तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, बट वेक्टर प्लस वेक्टर तो वेक्टर ही होगा। तो यहां क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास अगर ये P से N तक रिजल्टेंट है तो हम P से N तक की जो डिस्टेंस है उसको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R कह सकते हैं। आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल NOP, नॉट, ये देखिए। तो सबसे पहले हम देखा ये लेंथ B है, तो आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़े थे, आपको पता होगा ये चीज
बी कॉस थीटा होगी। अभी मैंने इसके प्रीवियस वाले पहले वीडियो में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ना दिखाया है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका जो होगा बी साइन थीटा होगा, डिस्टेंस एनो डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें मैं देख सकता हूं रेक्टेंगल ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं पी एन का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओ एन का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, और आप देख सकते हैं पी एन जो हमारे पास आर है तो आर स्क्वायर, ओ एन हमारे पास है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पीओ हमारे पास बहुत देखे पी से ओ तक का डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड ए और ये मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप गौर से देखिए, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने रूट ले लिया है, क्यों आर लिखा है यहाँ तो इसको रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आप सामने दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब वेक्टर के रिजल्टेंट हमने निकाले, यानी कि ओपीएम निकाल ली, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। बट दो वेक्टर सब में एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर में भी दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीजें होती हैं। फिर तो हमने मैग्नीट्यूड बताया, आखिर डायरेक्शन क्या होगी, तो जो हमने बेस में वेक्टर लिया इससे किसी एंगल पर ये है, और ये एंगल हमें यहाँ कुछ अल्फा दिख रहा है, मान लेते हैं अल्फा है, तो ये एंगल बताना। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई रिजल्ट ऐसा पूछा जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको दो चीजें बतानी होती है, एक मैग्नीट्यूड बताना होता है और एक उसकी डायरेक्शन बताना, और डायरेक्शन कहीं ना कहीं एंगल होता है, तो एंगल बताना होता है। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है दो वेक्टर के रिजल्टेंट का, अब ये एंगल tan अल्फा बताना है। तो इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखिए नॉक पे tan अल्फा बताओ कितना है, tan अल्फा परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन बेस a प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका tan अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां डिस्कस करना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बताओ r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये दोनों मिले कब मैक्सिमाइज होंगे, इनका रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा। तो आप इसको ऐसे भी देखते जाओ, ये ऐसे a बना हुआ है, ये b बना, इनका रिजल्टेंट तभी मैक्सिमम, ये धीरे धीरे ऐसे झुक जाए, ऐसे झुक जाए, एक ही लाइन पर आ जाए, यानी कि पैरेलल हो जाए, एक ही लाइन पर आ जाए, ठीक है, रेक्टिलिनियर हो जाए, तो रिजल्टेंट इनका इस इन से इसके अगले इन तक आ जाएगा, तो इसके लिए थीटा को 0 होना होगा। और वैसे भी आप मैथमेटिकली डिस्कशन करें तो ये तभी मैक्सिमम हो जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और +1 होता है कॉस 0 डिग्री पे, तो थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है। तो आर मैक्स कितना होगा इनका, हम देख सकते हैं आर मैक्स आ जाएगा a प्लस बी, कैसे, cos 0 1 हो गया, यहाँ 1 रख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट होकर आर मैक्स आएगा। यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो एक दूसरे के रेक्टिलिनियर एक ही लाइन पर इस टाइप से लगे हो, ठीक है, ऐसे, राइट। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उनके स्केलर सम के बराबर, विच इज इक्विवेलेंट स्केलर सम, a 5 है b 3 है, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू 5 + 3 8 आ जाएगा, स्केलर सम होगा। अब हमें आर मिनिमम की बात करो, आर मिनिमम तो ये तभी हो जब cos थीटा मिनिमम हो, और ये मिनिमम वैल्यू जो आती है वो -1 होती है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 मतलब ये वेक्टर ऐसे लगा हुआ है, ये वेक्टर इधर थीटा दे, थीटा घूमते 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 180 हो जाए, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, इतना बचा ये, ठीक है। तो ये 180 पर होगा, तो आप आर मिनिमम देख सकते हैं, ए डिफरेंस भी आ जाएगा। मुझे नहीं पता इनमें से किस वेक्टर मैग्नीट्यूड बड़ा था, तो ये अंदर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है, सॉरी
सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी है। तो मैं नहीं पता तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंस भी लिख दिया, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उससे छोटे वाले मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि स्केलर सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो वेक्टर में आपको साफ साफ बात बता दो, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ एडिशन ही है। वेक्टर सेम डायरेक्शन मिल गया तो स्केलर एडिशन हो जाता है, अपोजिट मिलेगा तो वेक्टर आपका स्केलर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और यही वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर देता है। बोल देखिए सब्ट्रैक्शन ही तो लिखा है, ठीक है। खैर फिर मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन का लॉ बताने जा रहा हूँ इसी से। तो लॉ कोई नहीं है, ट्रायंगल लॉ ही है, और ये आपके सामने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। अगर मैं वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन यहां से रफ करता हूं और इसी डायग्राम में मैं आपको वेक्टर का सब्ट्रैक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। या मैं इनको भी रफ कर देता हूं। ये एडिशन के फॉर्मूले लिखे हैं आपके पास, ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। tan अल्फा यहाँ कितना आया था, tan अल्फा आपके पास आया था a b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूं, सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं r वेक्टर a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। कॉज देखिए मैं a से b सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, बट वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं है। मैंने a वेक्टर में b वेक्टर को माइनस ऐड किया है, एडिशन ही कर रहा हूं अभी। और माइनस का मतलब b वेक्टर जो यहां बना उसको रिवर्स करके ऐड कर दो इसके साथ। तो ध्यान देखिए अगर मैं रिवर्स करके ऐड करता तो ये अगर b वेक्टर एक सर्टेन 1 2 3 4 5 यूनिट मानता तो मैं इसी डायरेक्शन में पीछे आ जाता, ये माइनस b वेक्टर ऐसे 1 2 3 4 5 यूनिट, इट इज नोन एज माइनस बी वेक्टर। बी के जस्ट अपोजिट मैंने माइनस बी वेक्टर कर दिया, ठीक है। अब ये जो आया ये आपका सम का था, मैं इसको प्लस मेंशन कर देता हूं, तो ये आपका डिफरेंस का आ जाएगा। ये इसको आर रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस माइनस कह दे सकता हूं मैं, उसको ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए के साथ माइनस बी वेक्टर, यानी जिसके टेल से शुरू होता है, ए के टेल से ये वेक्टर शुरू है और बी के माइनस बी के हेड पे खत्म, तो ए वेक्टर में माइनस बी जुड़ा है। जबकि ये वाला देख रहे हैं ए के टेल से शुरू है और प्लस बी के हेड पे खत्म है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाएगा। तो फाइनली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही बन गया है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं डायग्राम में भी आपको चीज दिखा सकता हूं, बट आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस कुछ मत करो, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए इन्हीं फॉर्मूलों में आप दो काम कर दो। या तो आप ऐसा कर दो, थीटा को आप या तो थीटा बजाय मैं पहले से बदल देता हूं, बी जहां जहां दिखाई दे उस जगह माइनस बी रख दो, जहां जहां बी दिखाई दे वहां वहां माइनस बी रख दो, आपको रिजल्टेंट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको माइनस बी नहीं रखना, जैसे मैं माइनस बी रख तो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट ऑफ इसको मैं प्लस का रिजल्टेंट कर, ये माइनस का रिजल्टेंट कर, कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा। बताओ कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। ये डिफरेंस का आपके पास रिजल्टेंट आ चुका है। या आप ऐसा कह सकते हो केस 2, दूसरा तरीका आप ये कह सकते हैं थीटा को 180 प्लस थीटा कर दो, तो आप गौर से देखिए ये एंगल ए की डायरेक्शन साथ यहाँ पे 180 प्लस थीटा है, ठीक है। हम इतना करते हैं और cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 प्लस थीटा। तो आपके पास ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ से दिया जाए। फिर b को मैग्नीट्यूड d रखना है, ध्यान रखिएगा, वहां नहीं बढ़ना। अब रही बात इसमें tan अल्फा की, तो बस b को प्लेस माइनस बी या थीटा प्लस 180 प्लस थीटा रख दो, फिर आपके पास आए माइनस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम दो वेक्टर का सम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से।
सपोज एक आपको ए वेक्टर दिया है 4 यूनिट, बी वेक्टर आपको दिया है 3 यूनिट और इनके बीच का एंगल दिया है 90 डिग्री। आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कुछ इस तरीके बना सकते हैं। हमने कहीं एक ए बना दिया ये 4 यूनिट ओ पी, लाइन आगे बढ़ाई, बी वेक्टर बना दिया मैंने ये 3 यूनिट 90 डिग्री एंगल पे। मैं वेक्टर नहीं लिखता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं ये, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो हो वो ये आएगा, ये आपका रिजल्टेंट आर होगा, ठीक है। और फॉर्मूला आप जानते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कंफर्म 5 आने वाला है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 जीरो होता है, तो ये आपके पास 5 यूनिट आ जाएगा। अब रही बात ये वेक्टर निकाला है आपने का सम, तो आपको ये एंगल बताना है किस डायरेक्शन पर है, क्योंकि जो वेक्टर रिजल्ट में दिया जाता है एंगल अल्फा बताना है, tan अल्फा। आप चाहे तो फॉर्मूलेस कर लें या सीधे सीधे आप कर सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप कह सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया। बी आपके पास 3 है, साइन 91 हो जाएगा अपॉन ए आपके पास 4 है, कॉस 90 जीरो होता है तो प्लस 0 3/4। और आपको पता है अल्फा 3/4 ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास 37 डिग्री की वैल्यू होती है, 37, तो अल्फा आपके पास 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए और बी का सम लिखोगे, इसको एक्स एक्सिस डिफाइन कर दूं, इसको वाई एक्सिस डिफाइन कर दूं, तो आर वेक्टर हमारे पास लिखा जा सकता है 4 एक्स एक्सिस में, इसका मतलब 4i कैप प्लस 3 वाई एक्सिस में था तो 3j कैप, ठीक है। और आप इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, ये एक वेक्टर बन चुका है, i के साथ का स्क्वायर प्लस j के साथ स्क्वायर रूट ओवर, आपके पास यही आ जाएगा 5 यूनिट। और tan अल्फा x एक्सिस से निकालें तो a वेक्टर के साथ निकालना है, मतलब ये x एक्सिस हो चुकी है, तो x एक्सिस के साथ निकालें तो y कंपोनेंट 3/4, ये मैं आपको पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, इसको वेक्टर का एक दूसरा लॉ भी है, जिस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सम कर सकते हैं। खैर मैं आपको सलाह दूंगा आप ट्रायंगल लॉ का ही पूरा यूज करते रहें, बट पूछा जाए पॉलीगॉन लॉ क्या होता है आपके स्कूल एग्जाम में, तो सॉरी पॉलीगॉन करो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम आप जानते हैं, इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए ये आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है ऐसे O P M N, अगर इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड से आपके दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाए, मान लो ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया और ये आपका बी वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है इन दोनों का सम जो होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाएगा, दिस वन इज द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two adjacent sides of a vector of a parallelogram, then their resultant is given by diagonal of parallelogram passing between them,
भाई डायगोनल तो एक ये भी हो सकता है पी से एन में, बट इन दोनों के बीच से पास होने वाला जो आपका वेक्टर होगा, डायगोनल होगा, उसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, एक फॉर्मेट है, इसमें मैं आपको ट्रायंगल लॉ दिखा देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। इफ दिस इज बी वेक्टर, तो ये आपको मैंने कहा था ये सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है, तो पीएम वेक्टर भी आपका बी वेक्टर दिखाएगा। ए और बी के बीच का ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी थीटा होगा। आप गॉस देखेगा ओ पी एम देखा तो एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ फॉर्मेट आप रिजल्टेंट भी वही फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आप यहाँ पे tan अल्फा भी दे सकते हैं, अल्फा ये ए के साथ बना हुआ एंगल होगा, ठीक है, और ये आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा एज पर सेम वैल्यू आपके ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे जो मैंने यूज की थी, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स को सम करने का आपके पास पैरेललोग्राम लॉ भी आ चुका है, और इसमें सारे फॉर्मूले वही हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है इसमें। तो ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मिल जाता है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हो तब हम क्या करेंगे। उसके लिए एक और भी लॉ है हमारे पास जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देख लेते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ क्या है, वेक्टर एडिशन का पॉलीगॉन लॉ क्या है, हम उसको देख लेते हैं। पॉलीगॉन मतलब कई साइड्स होंगे किसी भी इसमें, जैसे ये मान लीजिए ये ओ पी क्यू आर एस टी, ये कोई पॉलीगॉन है, रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके सामने एक ए वेक्टर दे दिया गया, ये बी वेक्टर दे दिया गया, ये सी वेक्टर दे दिया गया, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, आप गॉस देखें, अगर आप ओ पॉइंट से चलते हैं और क्यू पे मिला देते हैं एक वेक्टर, ये तो ये आपके पास क्या है कहलाएगा, ये ए के टेल से शुरू हो रहा है और बी के हेड पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाएगा, ए और बी का सम। अगर मैं ए से शुरू करता हूं, यहां मिला देता हूं, ठीक है। तो इसको दो तरीके देख सकते हैं, ये ए के टेल से शुरू हुआ और बी सी पास होता है सी के हेड पे खत्म, तो ये कहलाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है। या हम इसको उल्टा करें, हम इतने देख लेंगे, ये कहलाएगा ए प्लस बी और प्लस इसके टेल पे हेड पे खत्म हो तो सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे कर सकते हैं। तो बताओ ये क्या होगा, कंफर्म ये वाला जो वेक्टर है ये कहलाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वेक्टर होगा। यानी पॉलीगॉन लॉ आपको ये स्टेट करता है कहीं से भी आप ये ए वेक्टर बना दें, ये बी वेक्टर बना दें, ये सी वेक्टर बना दें, ये डी वेक्टर बना दें, ये ई वेक्टर बना दें, ठीक है, ऐसे बना दें। तो जरा बताओ ये रो आपको क्या बताएगा, ए के टेल से शुरू है सी के हेड करता हूं, ये ए प्लस बी प्लस सी बताएगा। अच्छा बताओ ये वेक्टर क्या बताएगा, कंफर्म ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताएगा आपको। अगर मैं यहां से शुरू करूं इसको ऐड कर दूं ऐसे, ये वेक्टर क्या बताएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर बताएगा। तो जब कभी हमें दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो, ठीक है, तो वो, और ये कोई जो नहीं प्लेन पर हो, कहीं भी स्पेस पे हो सकते हैं, एक ए जा रहा है, एक बी ए जा रहा है, ठीक है, एक सी ए जा रहा है, ठीक है। आप देखें तीन पेन को, तो आप इस ब्लैक के टेल से इसके हेड को मिला दें तो ये ए प्लस बी प्लस सी का सम हो, जबकि प्लेनर वेक्टर नहीं है। तो कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, मोर देन टू वेक्टर, टू भी यूज हो सकता है, मैं यहां मिला देता तो टू वेक्टर्स का सम भी मिल जाता है आपको। तो ये आपके सामने आ जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है, चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं पॉलीगॉन लॉ के रिस्पेक्ट में भी। सपोज मैंने यहाँ एक क्यूब बनाया हुआ है, देखते रहिए।
P Q R S T। ये मैंने एक क्यूब बना दिया है। सपोज ये आपके सामने एक वेक्टर A लिख दिया, ये एक वेक्टर B लिख दिया, ये C है, ठीक है। तो अगर मैं M से ज्वाइन करूं P को, ये ज्वाइन कर, तो आप कंफर्म है कि ये A गया, ये B गया, ये C गया, तो ये वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर कहलाएगा, और नहीं होगा। अगर मैं N से P को ज्वाइन करूं, ये एक ही प्लेन पर आ जाएंगे, ये तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर कहलाएगा, B और C का सम कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको D वेक्टर लिख दूं, तो M से अगर मैं Q को ज्वाइन करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, आप दो दे सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, या आप ये कह सकते हो A प्लस B प्लस C और देन D आगे ऐड हो गया, तो ये आपके पास आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो आप देखें इनमें से कुछ प्लेन पे हो सकते हैं, कुछ प्लेन से बाहर हो सकते हैं, स्पेस में भी हो सकते हैं, तो पॉलीगॉन लॉ आप कहीं भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।